दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 ठीक है देख रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो दोस्तों हमारी पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी 2017 के प्रश्न पत्र को, 2018 के प्रश्न पत्र को, 19 के प्रश्न पत्र को, 20 के प्रश्न पत्र को, दोस्तों 21 के प्रश्न पत्र को, 22 के और 23 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। तो जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को कवर ना किया हो वह उन वीडियोस से सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर 2016 के प्रश्न पत्र को, और हमारा टॉपिक होगा दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम विविध के प्रश्नों को हम देखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 2016 का प्रश्न पत्र भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो अगली वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे वह देखेंगे दोस्तों 2015 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्न है इसमें आप लोग देखते चलिएगा। दोस्तों हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये करंट के प्रश्न हैं, और करंट के प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं, अपडेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों में भी हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें, ध्यानपूर्वक आप लोग जितने भी प्रश्न हैं इनको देखते रहिए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख लें। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। ये करंट के प्रश्न है, और करंट के प्रश्न दोस्तों जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वह अपडेटेड पूछे जाएंगे। चलिए ये देखिए, एक प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। ठीक है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे एडोडेड्रल फुलरीन। क्या है दोस्तों? एडोडेड्रल फुलरीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है, तो याद रखें दोस्तों क्या है? एडोडेड्रल फुलरीन। ठीक है, क्या है? एडोडेड्रल फुलरीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है, आयोग ने इसका उत्तर कैलिफोर्नियम 52 माना, जिसकी औसत कीमत $27 मिलियन प्रति ग्राम है। क्या है? आयोग ने इसका उत्तर कैलिफोर्नियम 52 माना, जिसकी कीमत $27 मिलियन प्रति ग्राम है। फिर कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई विश्व भी क्या है? हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु एडोडेंड्रल फुलरीन है, जिसकी कीमत $167 मिलियन प्रति ग्राम है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आयोग ने इसका आंसर कैलिफोर्नियम 52 माना था, जबकि पुस्तक ने इसका आंसर दिया है दोस्तों एडोडेंड्रल फुलरीन। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, जबकि आयोग ने ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना था। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिए। ठीक है, पुस्तक के हिसाब से यदि बात करें तो हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु एडोडेड्रल फुलरीन है, जिसकी कीमत $167 मिलियन प्रति ग्राम है। ठीक है, जबकि यदि आयोग के हिसाब से बात करें तो हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन है? कैलिफोर्नियम 52। ठीक है, नोट देखें, आयोग ने इसका उत्तर कैलिफोर्नियम 52 माना, जिसकी कीमत $27 मिलियन प्रति ग्राम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। एक प्रश्न यहां दिया गया है दोस्तों, क्या है यहां देख लें। ठीक है, एक प्रश्न यह देख लें, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो यहां देखें क्या कह रहा है कि इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित नहीं किया गया है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस हम लोग अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या है? याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन हम लोग अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हम लोग दोस्तों सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है, दोनों पॉइंट याद रखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन हम लोग अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, क्या है? 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, नोट कर रहा है, आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए यहां एक प्रश्न है, इसको देखें। ठीक है, विविध का प्रश्न है, कह रहा दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। क्या है दोस्तों? कह रहा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। तो याद रखिए जो हमारा आंतरिक सुरक्षा अकादमी है
वह अवस्थित है दोस्तों कहाँ पे, तो माउंट आबू में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है तो माउंट आबू में। ठीक है, कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखें। आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो याद रखिए राजस्थान के माउंट आबू में। 137 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। क्या है, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है, तो इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। कह रहा है विभिन्न स्रोतों से अलग आंकड़े प्राप्त होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है, परंतु CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार वर्तमान में 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा गया। ठीक है, कह रहा है परंतु CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार वर्तमान में 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, यदि वर्तमान के हिसाब से मार्क करें तो वह है ऑप्शन डी यानी कि 22। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। 138 नंबर प्रश्न। याद रखें पुस्तकें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इस पुस्तक को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है। क्या है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो याद रखें दोस्तों मोहिंदर पुरी ने। क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो याद रखें मोहिंदर पुरी ने। क्या है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो याद रखें मोहिंदर पुरी ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो याद रखें मोहिंदर पुरी ने। ठीक है, 139 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। क्या है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो याद रखें दोस्तों आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ठीक है, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। फिर देखें, कह रहा है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो याद रखें आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो याद रखें आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो याद रखें दोस्तों आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। क्या है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ठीक है, चलिए 140 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो याद रखें दोस्तों हमारा करनाल, हरियाणा में। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो याद रखिए दोस्तों करनाल, हरियाणा में। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो याद रखिए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। और एक और याद रखिए कि पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, तो याद रखिए मोहिंदर पुरी ने। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे, तो याद रखें WA फेयर सर्विस। ठीक है, याद रखें दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं WA फेयर सर्विस। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक WF या WA फेयर सर्विस। यह पुस्तक 1971 में लिखी गई थी। ठीक है, दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे WA फेयर सर्विस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं WA फेयर सर्विस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। क्या है इसका आंसर, देखें ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा है दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे, तो याद रखिए WA फेयर सर्विस। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सिख। ठीक है, कह रहा है हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, तो याद रखिए सिख। ठीक है,
2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात 1000 पे 903 महिलाएं हैं। मुस्लिम, जैन तथा बौद्ध धर्म में लिंगानुपात क्रमशः 951, 954 तथा 965 है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी बिहार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें ऑप्शन डी बिहार हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, यानी कि दोस्तों 1106 इसका, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 1106। पश्चिम बंगाल का है दोस्तों कितना? तो पश्चिम बंगाल का है दोस्तों 1028, ठीक है। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028। केरल का है दोस्तों हमारा 860, ठीक है। केरल का है 860 और हमारे उत्तर प्रदेश का है दोस्तों 829, ठीक है। फिर देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1106। पश्चिम बंगाल है दोस्तों 1028, केरल है दोस्तों 860 और दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश है 829। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। दशक और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। दशक और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% है, ठीक है। क्या है? 17.64% है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें दिया गया है दोस्तों क्या है, 1971 से 81 के दौरान दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में थी हमारी। 1971 से 81 के दौरान कितनी थी दोस्तों? तो 24.66% बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। 1971 से 81 के दौरान 24.66% बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा है 1981 से 91 के दौरान 23.87% बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा है 1991 से 2001 के दौरान तो 21.54 बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि दिया है कि 2001 से 2011 के दौरान, तो याद रखिए यह 19.05 जो दिया गया है यह गलत दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64% है, ना कि 19.05%, ठीक है। 17.64% याद रखिएगा, ठीक है। 1971 से 81 के दौरान 24.66% बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है 1981 से 91 के दौरान 23.87% बिल्कुल सही है। 1991 से 2001 के दौरान 21.54 बिल्कुल सही है। 2001 से 2011 के दौरान 19.05 ना हो के दोस्तों यह 17.64% होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखते चलें। यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों 1971 से 81 के दौरान कितना, तो 24.66% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर है हमारा 1981 से 91 के दौरान 23.87%, ठीक है। फिर दोस्तों 1991 से 2001 के दौरान 21.54% और 2001 से 2011 के दौरान 19.05 ना होके 17.64% हमारा दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों 145 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो याद रखें दोस्तों 29 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या है दोस्तों, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो याद रखें दोस्तों 29 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जनगणना आकलन रिपोर्ट व आर्थिक समीक्षा 13-14 प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष होगी, जबकि चीन और अमेरिका की जनसंख्या की औसत उम्र 37 वर्ष होगी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा 29 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी तो 29 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 146 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
कह रहा दोस्तों हमारा कि जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो याद रखें, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो याद रखें, सीमांत कृषक को सम्मिलित किया जाता है, भूमिहीन कृषि श्रमिक को इस्तेमाल किया जाता है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दोस्तों हम समावेशी विकास में सम्मिलित करते हैं, जबकि अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो याद रखिए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, जबकि सीमांत कृषक को शामिल करते हैं, भूमिहीन कृषि श्रमिक को शामिल करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी शामिल करते हैं, जबकि अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, 147 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास है। क्या है, कह रहा दोस्तों 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास है। तो यह डाटा पुराना हो चुका है दोस्तों। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर था दोस्तों 4 से 5%। ठीक है, 4 से 5%। इस पॉइंट को याद रखिएगा, डाटा पुराना हो चुका है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। चलिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में क्या है जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर से देखें, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, नगर पंचायत को भी, ग्राम पंचायत को भी और क्षेत्र पंचायत को भी। सही आंसर ऑप्शन डी हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, नगर पंचायत को भी, ग्राम पंचायत को भी और क्षेत्र पंचायत को भी। और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, फिर से देखें, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखें, नगर पंचायत को भी, क्षेत्र पंचायत को भी और ग्राम पंचायत को भी। सही आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, 149 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर अवस्थित है। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर स्टार मार्क किया गया है। हम डिटेल देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों से संबंधित नहीं है। कह रहा है आयोग से इस प्रश्न का उत्तर खतौली माना था। क्या है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर खतौली माना था दोस्तों, लेकिन डिटेल देखेंगे। कह रहा है खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कुछ समय पहले थी। क्या है, खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कुछ समय पहले थी, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है। क्या है, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है। शीर्ष चीनी मिलें हैं दोस्तों बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला, फिर है दोस्तों धामपुर शुगर मिल्स धामपुर, दौराला शुगर वर्क्स दौराला, मवाना शुगर वर्क्स मवाना, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड खतौली आदि। ठीक है, फिर देखें, इस प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों से संबंधित नहीं है। कह रहा है आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर खतौली माना है। कह रहा है खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कुछ समय पहले थी। ठीक है, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है। शीर्ष चीनी मिलें हैं बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला, धामपुर शुगर मिल्स धामपुर, दौराला शुगर वर्क्स दौराला, मवाना शुगर वर्क्स मवाना, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड खतौली आदि। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हमारा 149 नंबर प्रश्न था ये। 150 नंबर और लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी नोएडा में। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो याद रखें दोस्तों, नोएडा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, वह हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2015 को। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं, उसको आप लोग दोस्तों रिवीजन करते, ध्यानपूर्वक चलते
ध्यानपूर्वक रिवीजन करते रहें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न पत्रों को हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, आप लोग सारे प्रश्न पत्रों को रिवीजन करते चलिए, जो वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते रहें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे या आगामी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो अगली वीडियो हम लाएंगे वह यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2015 के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।